नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंतर्गत हम रीतिकाल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां एवं रीतिकाल की शाखाएं, रीतिकाल के अन्य नाम, रीतिकाल के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। इस युग की रचनाएं प्रायः काव्य शास्त्रों के लक्षणों, रस, अलंकार, छंद आदि को समझाने के लिए व उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कविताएं लिखी गईं। इस युग में जो कविताएं लिखी गईं वह रसों को, अलंकारों को और छंदों को समझाने के लिए लिखी गईं। इनको उदाहरणों के माध्यम से और गहराई से और विस्तृत तरीके से समझाने के लिए कविताएं लिखी जाती थीं और इस परंपरा का या इस रीति का या इस प्रणाली का ही ज्यादातर कवि प्रयोग करते थे। इसलिए ऐसे ग्रंथों को रीति ग्रंथ भी कहते हैं, जिनमें रस, छंद, अलंकारों का वर्णन हो, उदाहरण पर उदाहरण दिए गए हों। कुल मिलाकर अपने पांडित्य का बखान करने के लिए, अपने ज्ञान का बखान करने के लिए कवि लोग ऐसी रचनाएं लिखते थे। संस्कृत ग्रंथों के आधार पर काव्य के अंगों जैसे रस, छंद, अलंकार यह काव्य के अंग कहलाते हैं। इन काव्य के अंगों का विवेचन किया जाता था। संस्कृत ग्रंथों में भी रस, छंद, अलंकार का विस्तृत वर्णन हुआ है और उसी के जैसा हिंदी साहित्य के रीतिकाल में भी काव्य के अंगों, रस, छंद, अलंकारों का वर्णन ग्रंथों में होने लगा। कविता का विषय श्रृंगार और सौंदर्य रहा। रीतिकाल में कविता मुख्य रूप से श्रृंगार और सौंदर्य पर लिखी गई, जिसमें स्त्री का कामोत्तेजक रूप, स्त्री का मोहित करने वाला रूप, उसका नख शिख वर्णन अर्थात उसके नाखूनों से लेकर उसकी चोटी तक के समस्त अंगों का वर्णन, षड ऋतु वर्णन अर्थात 6 मौसमों का वर्णन, जो श्रृंगार रस को या प्रेम को या सौंदर्य को और बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे 6 मौसमों का वर्णन मुख्य रूप से इस समय की कविताओं में किया जाता था। बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशव को माना है। केशव अलंकारवादी कवि थे, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रारंभ चिंतामणि से माना है। चिंतामणि रसवादी कवि थे। इन दोनों का प्रभाव रीतिकाल के परवर्ती अर्थात इनके बाद जो आगे जो कवि आए उन पर इन दोनों का प्रभाव पड़ा। इसलिए उन कवियों ने भी अलंकारों का भरपूर प्रयोग किया, श्रृंगार रस का भरपूर प्रयोग किया, जबकि गुलाब राय जी ने देव को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि माना है। रीतिकाल की विशेषताएं। पहली, सांसारिक सुख की प्रधानता। जैसे भक्ति काल के कवियों का उद्देश्य आध्यात्मिक सुख था, वह आध्यात्मिक सुख या भक्ति के लिए कविता लिखते थे, परंतु रीतिकाल के कवि सांसारिक सुख या भौतिक आनंद के लिए कविताएं लिखते थे, भौतिक सुख के लिए कविताएं लिखते थे। दूसरी विशेषता, श्रृंगार रस की प्रधानता रही, परंतु वीर रस व नीति परक रचनाएं भी रची गईं। इस युग में अधिकांश काव्य श्रृंगार रस में लिखा गया, परंतु वीर रस और नीति परक रचनाएं भी हमें इस काल में देखने को मिल जाती हैं। अगली विशेषता, ब्रज भाषा में काव्य रचना। इस काल में लगभग पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया। अगली विशेषता, मुक्तक और गीति काव्य की प्रधानता। इस काव्य में प्रबंध काव्य नहीं लिखे गए, बल्कि मुक्तक और गीति काव्य लिखे गए, गीत लिखे गए। अगली विशेषता, लक्षण ग्रंथों की रचना मुख्य रूप से हुई। लक्षण ग्रंथ अर्थात जिनमें रस, छंद, अलंकारों का विवेचन होता है, वर्णन होता है, उदाहरण पर उदाहरण दिए जाते हैं, तो ऐसे ग्रंथों की इस काल में प्रधानता है। अगली विशेषता, रीतिकालीन काव्य अधिकांशतः दरबारों में लिखा गया। इस काल के जो कवि थे वह राज दरबारी कवि थे,
वह अपने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए कविताएं लिखते थे, तो अधिकांश काव्य राज दरबारों में लिखा गया। अगली विशेषता, प्रकृति का उद्दीपन के रूप में प्रयोग किया गया, अर्थात प्रकृति का वर्णन केवल सौंदर्य के सहायक के रूप में या प्रेम भावनाओं को उत्तेजित करने के स्तर पर ही किया गया। अगली विशेषता, इस काल में कला का परिष्कृत रूप देखने को मिलता है, क्योंकि इस काल के कवि अपना पांडित्य बताने के लिए कि हम कितनी बेहतर कविता लिख सकते हैं, रस छंद अलंकारों का विवेचन करते थे, उदाहरण पर उदाहरण देते थे। इसलिए इस काल में भावना का कम, कला का परिष्कृत रूप देखने को मिलता है, इसलिए इसे कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगली विशेषता, विषय वस्तु की दृष्टि से इस काल की कविता बहुत सीमित है, क्योंकि इस काल के कवियों ने श्रृंगार और सौंदर्य, स्त्री के नक्श का वर्णन यहीं तक ही अपनी कविता सीमित रखी है, और थोड़ी बहुत वीर रस की कविताएं मिल जाती हैं जो भूषण ने लिखी हैं, और अन्य विषय इस काल में हमें कम देखने को मिलते हैं जिन पर कविताएं लिखी गई हैं, इसलिए यह काल विषय वस्तु की दृष्टि से बहुत सीमित है। अगली विशेषता, कवित्त, सवैया, दोहा, कुंडलियां, घनाक्षरी इस काल के बहुप्रयुक्त छंद हैं, अर्थात इस काल के कवियों ने कवित्त, सवैया, दोहा, कुंडली, घनाक्षरी इन्हीं छंदों का ज्यादा प्रयोग किया है। 11वीं विशेषता, यह काल राजसी वैभव तथा विलास से प्रभावित रहा, क्योंकि इस काल के जो कवि होते थे वह राज दरबारी कवि होते थे, तो वह राजाओं को प्रसन्न करने के लिए उनके जीवन को काम से, सौंदर्य से भरने के लिए वह कविताएं करते थे। अगली विशेषता, इस काल के अधिकांश कवि आचार्य कहलाए, अर्थात इस काल के कवियों को आचार्य कहते हैं, जबकि भक्ति काल के कवियों को फकीर या संत कहा जाता था, वैसे ही इस काल के कवियों को आचार्य कहते हैं। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल के अन्य नाम, मिश्र बंधु ने इस काल को अलंकृत काल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने इस काल को अलंकार काल, व रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इस काल को कला काल कहा। रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं उनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। पहले कवि हैं केशवदास, उनकी रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्र का, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, जहांगीर जफचंद्र का। अगले कवि सेनापति, उनकी रचनाएं हैं कवित्र रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। अगले कवि देव, उनकी रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, राधिका विलास, प्रेमचंद्र का। अगले कवि हैं भूषण, उनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, अलंकार प्रकाश। अगले कवि हैं मतीराम, उनकी रचनाएं हैं छंदसार, रसराज, साहित्यसार, लक्षण, श्रृंगार ललित ललाम, मतीराम सतसई। अगले कवि हैं पद्माकर, उनकी रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर, बिरुदावली, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी। अगले कवि हैं बिहारी, उनकी रचना है बिहारी सतसई। अगले कवि घनानंद, उनकी रचना है सुजान सागर, विरह लीला, रस केलीवल्ली, कृपाकांड। अगले कवि हैं आलम, उनकी रचना है आलम केली। अगले कवि हैं बोधा, उनकी रचनाएं हैं इश्कनामा, विरह वारिस। अगले कवि हैं चिंतामणि, उनकी रचनाएं हैं कवि कुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी। अगले कवि हैं ठाकुर, उनकी रचनाएं हैं ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। इस प्रकार आप इन कवियों की दो दो रचनाएं याद कर सकते हैं। विभाजन, रीतिकालीन काव्य को 3 धाराओं में
या अंतर्भागों में विभाजित किया गया है। पहली धारा है रीतिबद्ध काव्य, नायिका भेद, लक्षणों एवं उदाहरणों से परिपूर्ण रचनाएं। इस धारा के कवि नायिका के नक से लेकर सिख तक के अंगों की सुंदरता का वर्णन करते थे। लक्षण ग्रंथ लिखते थे, अर्थात उनके ग्रंथों में रस, छंद, अलंकारों का विवेचन होता था, उदाहरणों की भरमार होती थी। तो ऐसे कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए और उनका काव्य रीतिबद्ध काव्य कहलाया। इस धारा के अंतर्गत केशव, पद्माकर, मतीराम आदि कवि आते हैं। अगली काव्य धारा है रीति मुक्त काव्य धारा। रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों जैसे लक्षण आदि से मुक्त, स्वच्छंद तथा स्वतंत्र प्रवृत्ति को अपनाया। इस काव्य धारा के कवियों ने रीति की परंपरा को नहीं अपनाया, अर्थात उन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, अर्थात उन्होंने रस, छंद, अलंकारों के विवेचन वाले ग्रंथ नहीं लिखे। उन्होंने स्वच्छंद और स्वतंत्र रूप से अपने हिसाब से ग्रंथ लिखे। इनका काव्य प्रेम मार्ग पर चलने से हुई आंतरिक अनुभूति से जुड़ा मिलता है, जिसमें कृत्रिमता नहीं है। अर्थात इस काव्य धारा के कवियों ने अपना पांडित्य बखान करने के लिए ग्रंथ नहीं लिखे। उन्होंने प्रेम के मार्ग पर चलने से उन्हें जो अनुभूति हुई उसके आधार पर उन्होंने ग्रंथ लिखे। इस काव्य धारा के कवि हैं घनानंद, आलम, ठाकुर और बोधा। अगली धारा है रीति सिद्ध काव्य धारा। रीति से युक्त परंतु स्वतंत्र काव्य रचनाएं लिखी गईं, अर्थात इस धारा के कवि लक्षण और उदाहरण की पद्धति को प्रकट रूप से नहीं अपनाते थे, किंतु रचना करते समय उसका ध्यान अवश्य रखते थे। अर्थात इस काल के कवि साफ साफ लक्षण ग्रंथ नहीं लिखते थे। जो परंपरा चल रही थी इस समय, उस परंपरा को पूर्णतः वह पालन नहीं करते थे, लेकिन जो भी वह रचना लिखते थे उन रचनाओं में उस परंपरा का ध्यान जरूर रखते थे। उस परंपरा को थोड़ी बहुत मात्रा में यह पालन करते थे। इस धारा के प्रमुख कवि हैं बिहारी। रीतिकाल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विशेष बातें। पहली, रीतिकाल को कला का स्वर्णकाल कहा गया है, क्योंकि कला की दृष्टि से इस काल में अच्छी रचनाएं हुई। रीतिकाल के जो कवि थे उन्होंने कविता के भावनात्मक पक्ष की ओर कम, जबकि कविता के बाहरी पक्ष की ओर अधिक ध्यान दिया है। उन्होंने अपना पांडित्य दर्शाने के लिए रस, छंद, अलंकार आदि का कविता में ज्यादा प्रयोग किया है। तो उन्होंने कविता के बाहरी रूप को निखारा है, जबकि आंतरिक उसके जो तत्व हैं उनकी ओर कम ध्यान दिया है। इसलिए यह कला का स्वर्णकाल है, जबकि इसके विपरीत भक्ति काल भावना का स्वर्णकाल है। अगली विशेषता, श्रृंगार के बीच भूषण, सूदन और लाल जैसे कवि वीर रस की कविता के लिए प्रसिद्ध हैं। इस समय श्रृंगार रस की कविता चलती थी, लेकिन भूषण, सूदन और लाल जैसे कवियों ने वीर रस प्रधान कविताएं या काव्य भी लिखा है। सौभाग्य से भूषण को महाराज शिवाजी और छत्रसाल जैसे नायक भी मिल गए। चूंकि अधिकतर कवि दरबारी कवि थे, वह अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए कविताएं लिखते थे, उनके विलासतापूर्ण जीवन के ऊपर कविताएं लिखते थे। लेकिन शिवाजी और छत्रसाल वीर योद्धा थे और उनकी वीरता के ऊपर भूषण ने अच्छी कविताएं लिखी हैं। अगली विशेषता, कुछ विद्वानों ने रीतिकाल को भक्तिकाल की प्रतिक्रिया माना है। भक्तिकाल में अच्छी भावनाओं के ऊपर, भक्ति भावना के ऊपर, आध्यात्मिक उत्थान के ऊपर कविताएं लिखी गईं, जिसमें श्रृंगार रस लगभग दबसा गया था। इसलिए उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप रीतिकाल में श्रृंगार के ऊपर अधिकतर कविताएं लिखी गईं, श्रृंगार के ऊपर सबसे ज्यादा कविताएं लिखी गईं। तो यह भक्तिकाल की प्रतिक्रिया है। भक्तिकाल में भगवान कृष्ण को नायक माना गया था, जबकि
रीतिकाल में कृष्ण को एक विलासी मनुष्य के रूप में नायक माना गया है। इस काल में राधा और कृष्ण के प्रेम को लेकर भी कविताएं लिखी गईं, लेकिन वह प्रेम आध्यात्मिक प्रेम ना होकर सांसारिक या लौकिक प्रेम मात्र ही रह गया। अगली वीडियो के अंतर्गत हम आधुनिक काल व इसके विभिन्न युगों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।